हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट के एनसीईआरटी सीबीएसई के क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ताकि बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका हम सही से सॉल्यूशन जान सकें और एग्ज़ाम्स में अच्छे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली चैप्टर्स की वीडियोस हैं, जो क्लास 10th के आने वाले चैप्टर्स हैं साइंस के, एसएसटी के और दूसरे सब्जेक्टों के, उनकी वीडियो जो हम बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो पेज नंबर 257 है टेक्स्ट बुक का। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल, सम सब्सटेंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। तो इसका हिंदी में अर्थ है क्यों कुछ सब्सटेंस हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। तो इसका आंसर है सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल्स। जो सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से ब्रोक डाउन हो जाए या फिर टूट जाए या फिर वो अपने सब मॉलिक्यूल्स, सब पार्टीशंस में अंदर ब्रोक डाउन हो जाए, तो ऐसे पार्टी जो होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। और इनको डिग्रेड करने का, ब्रोक डाउन करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, फंगीज, एंजाइम्स आते हैं। In our environment, many of the substances are broken down easily by the decomposers like bacteria and fungi, as they as they possess specific enzymes for their activity. However, there are some other substances also which are not broken down by these methods. These are known as non-biodegradable substances. और कुछ ऐसे substances भी हैं जिन्हें ये microbes होते हैं, बैक्टीरिया, फंगीज होते हैं, इन्हें एंजाइम्स के द्वारा ये डिकम्पोज नहीं कर सकते, ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें माइक्रोब डिकम्पोज नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो सब्सटेंस हमारे नॉन डीबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में बोलते हैं अपने। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक लीव्स हो गई, काऊ डंग हो गया, पेपर्स हो गया, जूट बैग हो गए, और जो वुड हो गई, ये सब हमारे नेचुरल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करूँ तो इसके अंदर आते हैं हमारे प्लास्टिक, पॉलीमर्स, नाइलॉन्स, मेटल्स, हमारी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, ये नॉन डीबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती हैं, या फिर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी बोलते हैं इनको। ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकती है। Since these substances are not degraded by the bacteria and fungi, they persist for a long time. These non-biodegradable substances will act upon by physical process like heat and pressure. तो क्या होता है, ये अपना नॉन जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ये इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, थाउजेंड्स ईयर्स तक, हंड्रेड्स ईयर तक, बहुत साल टाइम तक ये इन्वायरमेंट में रहते हैं, और हीट का और प्रेशर के इफेक्ट से ये ब्रोक डाउन होते रहते हैं। गिव एनी टू वेज विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब ऐसे कोई दो तरीके बताने हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो पहला इसका तरीका होता है दे प्रोड्यूस फॉल स्मेल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ सड़ती है, चाहे वो खाने का आइटम हो या फिर कुछ भी चीज़, लीव्स हो गई या फिर कहीं पर कोई डेड बॉडी सड़ती है, तो वो क्या करती है? फॉल स्मेल जनरेट करती है। दे में प्रोड्यूस फॉल स्मेल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अगर कोई डेड बॉडी होती है, कोई डेड एनिमल होता है, कहीं दूर भी होता है,
तो हम कभी दूर से गुज़रते हैं, काफ़ी दूर लॉन्ग डिस्टेंस से भी गुज़रते हैं, तब भी हमें पता लग जाता है यार वहाँ पर कोई डेड बॉडी पड़ी है या फिर कोई जानवर वगैरह कुछ मरा हुआ है। या फिर कभी हम फिशरी या मीट मार्केट के थ्रू हम जाते हैं तो हमें बहुत स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मीट्स होते हैं, वो डिकम्पोज होते रहते हैं, पुराने होते रहते हैं, जिनमें से स्मेल आती रहती है। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है दे में प्रोड्यूस सम हार्मफुल गैसेज लाइक अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ETC विच कैन बी फर्दर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या करते हैं, जैसे जैसे डिकम्पोज होते रहते हैं इनके अंदर से अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह की जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो जनरेट होती रहती हैं डिकम्पोजिशन के साथ साथ। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी बढ़ती है, इन्वायरमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो क्या होता है कि जो सन से जो हीट आ रही है वो इन्वायरमेंट के अंदर ही टैप्ड होती है, वो इन्वायरमेंट के बाहर नहीं जा पाती है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर राइज होता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जाके जो फूड चेन होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच गिव एनी 2 ways इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अब इसमें बताने ऐसा कोई 2 तरीके बताए जिसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते माइक्रोब्स द्वारा, वो इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आंसर है these inert substances simply persist in the environment. This means these substances require land area for the dumping. ये कहते हैं ये जो substances होते हैं ये environment में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, जल्दी से गलते नहीं है। मान लीजिए रोज़ मिलियंस टन्स प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, आपके अमेज़ोन वाला आता है वो प्लास्टिक में रैप करके लाता है, दूध के कितने सारे पैकेट्स रोज़ सेल होते हैं। अब दूध के पैकेट्स आपने तो दूध पी के पैकेट डस्टबिन में डाल दिया, हम डस्टबिन से वो रोज़ इतना जनरेट करते हैं पॉलीथीन जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो सकती है, तो क्या होगा, ये इन्वायरमेंट में इकट्ठे होते रहेंगे, इधर उधर फैलते रहेंगे। तो इनको जल्दी क्या, इनको कहीं मतलब इन्वायरमेंट में गंदगी ना पहुँचाएं, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लैंडिंग फिलिंग साइट बनाते हैं, बड़ा सा गड्ढा करके उन्हें गाड़ते हैं, डंप करते हैं। तो इसके लिए जगह चाहिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए, डंप करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। सेकेंड पॉइंट होता है एक्सेस ऑफ द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल चेंजेस सॉइल केमिस्ट्री एंड आल्सो अफेक्ट एक्वाटिक लाइफ। क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया वगैरह होता है, ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे सॉइल्स के अंदर चला जाता है, सॉइल्स की जो केमिकल स्टेट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब सॉइल के थ्रू होता हुआ ये जो पानी इकट्ठा होता है या नदी तालाब होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, और वहाँ पे मरीन लाइफ होती है, सी लाइफ होती है, एक्वाटिक लाइफ होती है, कहीं ना कहीं उसको भी अफेक्ट करता है। साथ ही के साथ अगर ये ग्राउंड में चला जाए तो हमारे ग्राउंड वाटर को भी ये पॉल्यूट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर को लोग मोटर्स के थ्रू, समर के थ्रू या हैंड पम्प्स के थ्रू जो वाटर यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग के पर्पज़ से, बाथिंग के पर्पज़ से, उनके एसेंस के ऊपर भी ये असर डाल सकता है। और कई बार क्या होता है कि जगह जगह हम जाते हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर पॉइजनस हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे नलों को रेड पेंट कर देती है, वार्निंग साइन बताती है कि इस नल का पानी यूज़ ना करें वरना आप बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे जो नल होते हैं उनको रेड पेंट कर दिया जाता है और उस वार्निंग साइन लगा दिया जाता है, इट इज़ डेंजरस फॉर ड्रिंकिंग दिस वाटर। Most of these chemicals have heavy metals which are easily absorbed by the organisms. This cause biological magnification. तो क्या होता है कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स यूज़ किया जाता है, जो कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, जैसे गाय खा लेती है या फिर फिश या फिर एक्वाटिक लाइफ में टर्टल्स वगैरह खा लेते हैं, शार्क्स खा लेती हैं, ऐसी चीज़ों को वेल खा लेती है। तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में भी वो केमिकल चला जाता है, उनकी बॉडी से मान लीजिए छोटी छोटी फिशों ने प्लास्टिक के टुकड़े खाए, तो क्या होता है कि वो केमिकल फ़िश में चला गया। फ़िश को कौन कंज्यूम कर रहा है, या तो जानवर खाएंगे दूसरे या फिर इंसान पकड़ के फ़िश खाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इंसानों में भी चला जाता है हार्मफुल केमिकल। तो जो हमने टर्म पढ़ी थी चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ही उसको भी बढ़ाता है। तो 3 पॉइंट याद रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 261, what are the trophic levels? Give the examples of the food chain and the state of different trophical levels in it. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रॉपिकल लेवल होता क्या है। तो आंसर है द वेरियस लेवल्स और द स्टेजेस इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफ़र ऑफ फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। एग्जाम्पल हमारा हो गया फूड चेन। ये क्या होता है, फूड चेन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स के। कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई कंज्यूमर होता है, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, कोई टेरिटरी कंज्यूमर होता है, कोई क्वाड्रेटरी कंज्यूमर होता है। तो हर एक मतलब ऑर्गेनिज्म का लेवल होता है। कोई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कोई जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जानवर होते हैं हार्बीवोरस होते हैं, उनको कौन खाता है, कार्निवोरस। कार्निवोरस को कौन खाता है, सेकेंडरी कार्निवोरस। सेकेंडरी कार्निवोरस को कौन खाता है, टेरिटरी कार्निवोरस होता है, वो खाते हैं। तो हर एक जानवर का एक लेवल है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि शेर अपनी एनर्जी घास फूस से खा के ले लेगा या शेर अपनी एनर्जी डायरेक्ट सन से ले लेगा। तो सब जानवरों का एक लेवल होता है, उस लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो एक फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं हम। इसके अंदर ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को कौन खा रहा है, पिकॉक खा रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र ग्रास से ग्रास हॉपर के अंदर हुई है, ग्रास हॉपर से फ्रॉग में हुई है, फ्रॉग से एनर्जी गई है स्नेक के अंदर, स्नेक से पिकॉक के अंदर। तो यहाँ पर जो ग्रास है वो हमारी प्रोड्यूसर है। वो सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी जनरेट कर रही है। तो ये हमारे ट्रॉपिक लेवल 1 के अंदर आती है, और ये प्रोड्यूसर होती है। ग्रास हॉपर क्या हो गया, ग्रास हॉपर हमारा कंज्यूमर हो गया, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से एनर्जी ले रहा है, प्लांट्स को खा के एनर्जी ले रहा है, वो हार्बीवोरस है। तो ये ट्रॉपिकल लेवल 2 में आता है। फ्रॉग हो गया, फ्रॉग हो गया वो कंज्यूमर हो गया हमारा, कार्निवोरस हो गया, वो मीट खाता है, तो वो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में आ गया। स्नेक हो गया, स्नेक हमारा क्या करता है, वो भी कार्निवोरस है, वो ट्रॉपिक लेवल 3 के अंदर आ गया। ऐसे पिकॉक है, पिकॉक भी हमारा कंज्यूमर है पर वो कार्निवोरस है, तो वो ट्रॉपिक लेवल 5 के अंदर आ गया। तो ग्रास के लिए ट्रॉपिक लेवल 1 है, ग्रास हॉपर के लिए ट्रॉपिक लेवल 2 है, फ्रॉग के लिए ट्रॉपिक लेवल 3, और स्नेक ट्रॉपिक लेवल 4, पिकॉक ट्रॉपिक लेवल 5 में। तो इन सब के ट्रॉपिक लेवल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर होता है, इनका क्या रोल होता है? The role of decomposer in the ecosystems are as following. They help in breaking down the complex organic into the simple organic substance that go in the soil and used up by the plants. Option question number 2 का point number 2 है आंसर में। They the nutrient pool of the putting in this way add as cleaning the agents of the nature. तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रेंट पूल होते हैं, ये न्यूट्रेंट पूल को बनाए रखते हैं, ये चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। उस डिकम्पोज से मिनरल्स जो बनते हैं, मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में जाते हैं, सॉइल से फिर प्लांट्स में जाते हैं। तो इस टाइप से ये साइकिल बन जाती है, प्लांट से मिनरल जाते हैं सॉइल के अंदर, सॉइल से फिर वो डिकम्पोज होकर प्लांट्स के अंदर आते हैं। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है और अर्थ का न्यूट्रिशन फिलफिल होता रहता है। ऑप्शन नंबर और पॉइंट नंबर 3 है, दे हेल्प इन द मेंटेनिंग द फर्टिलिटी बाय एडिंग ह्यूमस कंटेंट टू द सॉइल। तो ये क्या करते हैं कि मतलब ये सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं कि डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने से ह्यूमस बनता है, ह्यूमस से क्या बनता है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, प्लांट्स के अंदर जाते हैं, प्लांट्स के अंदर जाके फिर वो काम आते हैं, फिर वो हार्बीवोरस के अंदर जाते हैं, हार्बीवोरस से कार्निवोरस के अंदर जाते हैं। तो ऐसे फूड चेन बनती रहती है और वो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र होकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। अब मान लीजिए जब जो हमारा जो फाइनल कंज्यूमर है, मान लीजिए फाइनल कंज्यूमर हमारा लॉयन है या फिर हमारा ईगल है, अगर वो मर जाता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी फिर से डिकम्पोज हो जाती है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मतलब फर्स्ट प्रोसेस से लेके लास्ट प्रोसेस तक गए थे, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से लेके फाइनल ऑर्गेनिज्म तक गए थे, वो वापस कहाँ जाते हैं, सॉइल के अंदर आ जाते हैं। तो
एक टाइप में ये फर्टिलिटी बनती रहती है और ह्यूमस लेवल होता है, अर्थ की प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर अब पेज नंबर 264 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 264 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ ओजोन, हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। तो ओजोन क्या होती है और ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर हम देंगे ओजोन O3 इज़ अ मॉलिक्यूल विच फॉर्म बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एट द हायर ऑफ द एटमोसफेयर। और ये सब कहाँ होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। इट एक्ट एज द शील्ड ऑफ द सरफेस and protect us from the ultraviolet radiation of the sun. It may affect any ecosystem in the following way. As the surface of the earth, it is deadly for the poison for lower forms of life. कहते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं तो ये हमारे लिए तो ये डेडली है, अगर छोटे छोटे जानवर हैं उनके लिए खतरनाक है। एट दिस लेयर इट गेट depleted, then it may cause cancer to the human beings including other plants and animals. अगर ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है, अगर ये डिप्लीशन हो जाती है, पतली हो जाती है, इसकी थिन हो जाती है काफ़ी, तो क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो पास हो जाती हैं और वो जब स्किन्स के ऊपर या फिर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जब पड़ती है तो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों के डिजीज़ हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर हो सकता है, साथ के साथ एजिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स द वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। तो ये बोल रहा है कि आप वेस्ट डिस्पोजेबल्स की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे आप कम कर सकते हैं, कोई 2 मेथड बताइए। तो आंसर है, बाय चेंजिंग आवर लाइफ स्टाइल एंड चेंजिंग इन द एटीट्यूड विल रिड्यूस द डिस्पोजेबल वेस्ट। अब क्या होता है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सुधारें, हम कम से कम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होती हैं। लाइक प्लास्टिक का कम हम यूज़ करें, हम कम से कम खाना वेस्ट करें, जिससे कम से कम खाना सड़ेगा, जिससे कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होगा। साथ ही के साथ हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जिससे हम रिसाइकल कर सकें, रीयूज़ कर सकें और वेस्ट कम से कम जनरेट कर सकें। कई बार हमने देखा होगा कि हमसे कहा जाता है कि वेस्ट अलग अलग कैटेगरी में रखिए। अगर सूखा आपका वेस्ट है, रिसाइकल होने वाला वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है या फिर नॉन रिसाइकल वेस्ट है, उनको आप अलग अलग कैटेगरी में ग्रीन डस्टबिन में या फिर ब्लू डस्टबिन में रखें। इसका यही मोटिव होता है कि जो वेस्ट डिस्पोज होने वाला है उसको हम आसानी से डिस्पोज कर सकें, जो नॉन डिस्पोजेबल है तो उसको अलग से सेपरेट करके हम उसे कहीं जाके डंप कर सकें। सेकेंड है रिड्यूसिंग पैकेजिंग को हमें कम से कम करना होगा। हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो हम बार बार यूज़ करें, रिसाइकल कर सकें। अब लाइक एक हमारा बॉक्स है जो वन टाइम यूज़ होता है, महंगे रेस्टोरेंट्स में ऐसी महंगी पैकिंग करते हैं और पैकिंग इतनी सॉलिड होती है कि वो एक बार यूज़ होते ही वो वेस्ट हो जाती है। मतलब उसके अंदर प्लास्टिक के बर्तन होंगे, बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन होंगे, बहुत सारे बॉक्सेस होंगे जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। पर इन रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि वो एक बार यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो वाला प्रोसेस हो जाता है। हम देखा होगा पार्टीज़ के अंदर कई बार ऐसे स्पून्स होते हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं और उन्हें थ्रो कर दिया जाता है। जैसे सूप के स्पून्स हो गए या फिर प्लेट्स हो गई हैं, वो ऐसी चीज़ होती हैं कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत जगह पर वो वन टाइम यूज़ हो पाती है। पैकेजिंग को हमें ऐसी पैकेजिंग बनानी होगी जो बार बार हम यूज़ कर सकें। रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम रिसाइकल कर सकें। जैसे हमारे वेस्ट पेपर होते हैं, घर में न्यूज़पेपर आते हैं, वो क्या होता है, रिसाइकल ऑफ द वेस्ट पेपर होता है, उसको कबाड़ी वाला ले जाता है, कबाड़ी वाला फैक्ट्री में बेचता है। उन वेस्ट पेपर्स का दोबारा से रीयूज़ होके नए पेपर बन जाते हैं और वो नए पेपर दूसरे मटेरियल्स में यूज़ होते हैं। लाइक कार्ड्स के अंदर यूज़ होता है, कार्डबोर्ड्स होते हैं, हमारी मोटे जो पोस्ट कार्ड्स होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, वो बन जाते हैं। प्रिपेयरिंग कंपोस्ट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनका कंपोस्ट बन सकता है। कंपोस्ट पौधों में जाता है, पौधों से फिर वो क्या होता है, अर्थ के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है। ये कुछ एक तरीके हैं जिससे हम जो गार्बेज डिस्पोजेबल की समस्या है उसको हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो जो हमें ग्रुप्स देखे हैं इसमें ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स ही रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर। ऑप्शन बी में आता है ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। तो लेदर्स भी क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के होते हैं, सिंथेटिक लेदर भी होते हैं, नेचुरल लेदर्स भी होते हैं, पॉलीमर मिक्स लेदर भी होते हैं। तो लेदर्स नॉन डिकम्पोजेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में आता है। ग्रासेस होती हैं, वुड्स हो गई, प्लास्टिक होगी, प्लास्टिक भी हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में आती है। ऑप्शन सी हमारा फ्रूट पील्स हो गए, जो फ्रूट के छिलके होते हैं, केक्स हो गए, लाइम जूस आ गए, ये सारे हमारे बायोडिग्रेडेबल्स में आते हैं। केक्स, वुड एंड ग्रास, केक्स, वुड एंड ग्रास ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल में आता है। तो सही ऑप्शन है हमारा सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इसमें से कौन सी एक फूड चेन है। ग्रास को किसने खाया, वीट ने, वीट से मैंगो में, ये कोई फूड चेन नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा गलत है। ऑप्शन बी में आता है ग्रास को गॉड ने खाया, गॉड को ह्यूमन ने खाया। तो ऑप्शन बी सही आंसर लग रहा है। ऑप्शन सी है गॉड को काऊ ने खाया, गॉड को काऊ खा ही नहीं सकती है, तो ये कोई फूड चेन नहीं बनी। ऑप्शन डी है ग्रास को फिश ने खाया, फिश को गॉड ने खाया, फिश को गॉड खा नहीं सकती है, तो एक करेक्ट सीक्वेंस नहीं है ये। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है ग्रास टू गॉड, गॉड टू ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इसके अंदर कौन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। ऑप्शन ए है कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग। जब भी हम शॉपिंग करने जाएं तो क्लॉथ का बैग लेके साथ में जाएं, एक बैग लेके जाएं, क्लॉथ बैग लेके जाएं साथ में। तो क्या ये सही प्रैक्टिस है। हाँ, ये भी एक सही चीज़ है। स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, जो अननेसेसरी लाइट्स फैन चल रहे हैं घर में उसका यूज़ करें, ये भी सही बात है। वॉकिंग टू द स्कूल इंस्टेड टू गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू हर ऑन हर स्कूटर। मतलब कि स्कूल जाने के लिए अगर घर आपका स्कूल पास में है या फिर आपको आसपास जाना है तो आप वॉकिंग करते हुए जाएं बजाय स्कूटर में जाएं। क्यों, अगर स्कूटर से आप जाएंगे तो फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा तो पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन होगा तो कितने सारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे। तो ये तीनों की तीनों जो एक्टिविटी बताई है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल के अगर हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर दें तो क्या होगा। तो इसका आंसर कैसे करना होगा। If we kill all the organisms in one tropic level, then the transfer of energy as well as the matter to the next higher level will be stopped. It will lead overpopulation at one particular level, causing amongst the individuals. It would seriously disturb the food chain. It will cause the collapse of an ecosystem even. तो क्या होगा कि अगर हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम किल करते हैं तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र रुक जाएगा, एक लेवल की एनर्जी नेक्स्ट लेवल के एनर्जी ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा कि एक ट्रॉपिक लेवल की जो पॉपुलेशन होगी वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी, और क्या होगा दूसरे लेवल तक एनर्जी पहुंचेगी नहीं। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, फूड चेन डेवलप नहीं हो पाएगा, फूड चेन इफेक्ट हो जाएगा। फूड चेन इफेक्ट होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विल द इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑर्गन will the impact of removing all the organisms in a trophic level will be different for different tropic level।
अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक मतलब एक दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। कैन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिकल लेवल विल बी रिमूव विदाउट कॉजिंग द डैमेज ऑफ इकोसिस्टम। अब ये कह रहे हैं कि क्या किसी भी टॉपिक लेवल के हम जानवर को मान लीजिए हटा देते हैं, एक साथ सारे जानवर हटा देते हैं, तो इससे क्या दूसरे टॉपिक लेवल पर भी असर पड़ेगा? और ये क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी टॉपिक लेवल को रिमूव भी कर दें और हमारे इकोसिस्टम पर कोई असर भी ना हो? तो इसका आंसर कैसे करेंगे? यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. It will not possible to remove any organism in any trophic level without causing the damage to the ecosystem. एक बात हम याद रखेंगे कि हर ऑर्गेनिजम्स फूड चेन में इम्पोर्टेंट है. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म लेवल पर मान लीजिए हम फाइनल कंज्यूमर को रिमूव कर देते हैं, टाइगर्स को ख़त्म कर देते हैं, तो टाइगर्स जिन जानवरों को खाते हैं वो जानवर ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे. ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे तो वो अपने से जो बिलो कार्निवोरस हैं या उसके नीचे के जो जानवर हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिससे क्या होगा, फूड चेन इफेक्ट होगा. अब मान लीजिए टाइगर के नीचे वॉल्फ आते हैं, वॉल्फ सारे के सारे जो हार्बीवोरस जानवर हैं उनको खा लेंगे, तो प्लांट्स की एनर्जी वॉल्फ तक कैसे पहुंचेगी? कोई मीडियम ही नहीं बचेगा. कोई मीडियम नहीं बचेगा तो क्या होगा, वॉल्फ भूखे मर जाएंगे अपने आप और प्लांट्स ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे. तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर देगा. तो इसका आंसर है यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉपिक लेवल विल डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. It will not possible to remove any organism in any trophic level without damaging to the ecosystem. Question number 6 है, what is the biological magnification? Will the levels of the PF in magnification be different at level of the ecosystem? तो आंसर है इसका द पेस्टिसाइड्स एंड जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है. द पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल enter in the food chain. Being non-biodegradable, they accumulate progressively at each trophic level. As humans occupy the top level of the food chain, the maximum concentration of such kind of animals is found in our bodies. This is called biological magnification. The level of the magnification will be different at different trophic level. The maximum concentration will be at highest tropical level. The chemicals will be less in lower tropical levels. तो क्या होता है कि जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्लांट्स के थ्रू ये फूड चेन में एंटर हो जाते हैं. और सबसे ज़्यादा ये कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, जो ट्रॉपिक लेवल के हाईएस्ट पोजीशन पर होता है. तो फूड चेन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल लेवल हो, ट्रॉपिक लेवल है, उस पर ह्यूमन बींग्स आते हैं. तो ऐसे केमिकल्स ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं. द लेवल ऑफ द मैग्निफिकेशंस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. तो ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस हैं, इनको ही हम हार्मफुल केमिकल्स बोलते हैं. और ये जो फूड चेन होती है या ट्रॉपिक लेवल होता है उसके हाईएस्ट लेवल पर हाई होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द पॉसिबल कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट विल जनरेट. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होते हैं, इनसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, मेटल्स, एसिड्स, केमिकल्स, विटामिन्स, लिपिड्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आते हैं. As the non-biodegradable waste, it cannot be broken down into simpler forms, hence they keep on accumulating in this nature, cause pollution. पहला तो ये हो गया कि ये जल्दी से एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एनवायरनमेंट में इकट्ठे होने लगते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, जिससे क्या होता है, डिफरेंट जानवर होते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल इससे अफेक्टेड होती है, इकोसिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है. सेकेंड थिंग है, दे कॉज डिजीज़.
ये जो स्किन्स होती हैं, जानवर होते हैं, उनके पेट में जाते हैं और जिससे क्या होता है जानवर बीमार होते हैं। इनके अंदर से हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है दूसरे जानवर भी इफेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं इसका असर हमारे ह्यूमंस बॉडी पर भी पड़ता है। इट कॉज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इनके अंदर से केमिकल्स निकलता है। केमिकल्स होता है वो प्लांट्स के अंदर सॉइल के अंदर जाता है। सॉइल से निकलता है तो वो कहाँ जाता है, प्लांट्स के अंदर जाता है, फिर फूड चेन में जाता है। फूड चेन से फिर वो हायर, जो फूड चेन का हायर ट्रॉपिकल लेवल होता है यानी ह्यूमंस होता है, उसके अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल। जितना भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं अगर ये सारा का सारा डिकम्पोज हो जाए, बायोडिग्रेडेबल हो, क्या इसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा? तो इसका आंसर है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज विल बी रिसाइकल्ड easily by decomposers such as bacteria and fungi. It will have only the bad impact on our environment that many of the gas released during decomposition process may result in global warming. If all the waste we generate is biodegradable and is managed in such a way they can allow decompose, then it will have no impact on the environment. तो कह रहे हैं कि जितना भी अगर ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अगर इसे सही से रिसाइकल किया जाए तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा। अगर उसको सही से तरीके से डिकम्पोज किया जाए तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बट इसका एक मेन ड्रॉबैक ये है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं अगर इनको ये रिसाइकल तो इसलिए हो जाते हैं, डिकम्पोज इसलिए हो जाते हैं, बट ये जब ये डिकम्पोज होते हैं तो इनके अंदर से डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं। मीथेन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो इसका सही तरीका यही है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, इनको डिकम्पोज किया जाए, इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाए तो क्या होगा, इससे हार्मफुल गैसेस भी नहीं निकलेंगी और साथ के साथ ये सॉइल के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई इज़ द डैमेज टू द ओजोन लेयर इज कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट द स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। कह रहे हैं कि ओजोन लेयर का जो डैमेज है वो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है और इसके लिए हम क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स उठा रहे हैं। तो आंसर है इसका, ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज़ वेरी हेल्पफुल इन शील्डिंग हार्मफुल यूवी रेज। इन एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर और हैवी डैमेज, अगर शुरू से करते हैं इसको, सॉरी, ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ वेरी हेल्पफुल। कि ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इट प्रोवाइड शील्डिंग हार्मफुल यूवी रेज। ये क्या कहते हैं, यूवी रेज होती है जो सन की तरफ से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उससे हमें बचाता है। इन एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर हैवी डैमेज टू द ऑर्गेनिज्म में होगा, कि अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर डैमेज हो सकता है। इट में कॉज डिजीज़ लाइक स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्शन, एजिंग की समस्या आ सकती है, इम्यून सिस्टम की समस्या आ सकती है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जानवर के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फूड चेन से इफेक्टेड हो सकता है, फूड की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है क्रॉप की। द डैमेज इज लिमिटेड बाय यूएनईपी। यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम तो इस डैमेज को ये लिमिट कर रहे हैं और इनका क्या है कि इट हैज़ फॉर्ज एन एग्रीमेंट टू फ्रीज फॉर CFC प्रोडक्शन इन 1986। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है डिफरेंट नेशंस के साथ जिसमें ऐसे पॉसिबल स्टेप्स उठाए जाएंगे जिससे क्या होगा, जो CFC प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाए, इससे CFC प्रोडक्शन है वो लिमिटेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इसमें यूज़ नहीं होंगे। और यूज़ नहीं होंगे तो क्या होगा कि इससे इसकी जगह दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो यूज़ होंगे। बोरोन्स हो गया या फिर दूसरे टाइप की गैसेस हो गई, फ्लोरीन्स वगैरह, वो यूज़ होंगी।
और जिससे क्या होगा, जो CFCs होती हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीशिएट करती हैं, ओजोन लेयर को कम करती हैं, वो कम से कम यूज़ होंगी और जो ओजोन लेयर है वो हेल्थी, उसकी थिकनेस बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये चैप्टर लेक्चर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल इम्पोर्टेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सजेशंस कमेंट करें, ताकि हम आपके सजेशंस के ऊपर वर्क करके आपके लिए और मच बेटर वीडियो बना सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।